कल बीसीसीआई ने इंडिया की वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम डिक्लेयर कर दी और मैं बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं कि भाई आपने जल्दी कर दी। क्योंकि वैसे भी जब से मैंने ये क्रिकेट की एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब का चैनल खोला है, उसके बाद से मेरी फीड में इतने ज्यादा वीडियोस आते हैं, इतने वीडियोस आते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और ज्यादातर में ये होता है ब्रेकिंग न्यूज ये कि अजीत आगरकर रोहित शर्मा से मिल गया और रोहित शर्मा को उसने ये कह दिया और रोहित शर्मा ने उससे ये कह दिया और ये दोनों मिलके फिर राहुल द्रविड़ के पास गए और राहुल द्रविड़ ने कुछ तीसरी बात कह दी और अब संजू सैमसन टीम में आ रहा है। उसका एक पैर बिल्कुल दरवाजे के अंदर है, दूसरा रिंकू सिंह भी आ रहा है, लेकिन पेच फंस रहा है कि ऋषभ पंत क्या करेगा और ऋषभ पंत अब जाके कौन सी पॉलिटिक्स करेगा, ये करेगा वो करेगा, हार्दिक पांड्या होगा कि नहीं। लेकिन ये सबको अंदर की खबर है, सबके पास सूत्र है और कोई दो आदमी अकेले कमरे में भी अगर बात कर रहे हैं तो इन यूट्यूबर्स के पास वो भी खबर है कि इसने उससे क्या कहा और उसने पलट के क्या कहा और उसके ऊपर तीसरे आदमी ने क्या रिएक्शन दिया होगा, वो मन में क्या सोच रहा होगा, ये भी सारे लोग बता देते। ये न्यूज सुन सुन के, ये इस तरह के वीडियोस देख देख के मैं पागल हो चुका था। पिछले 7 दिन में इतने बकवास वीडियोस और सारे ब्रेकिंग न्यूज के साथ आते हैं कि अब लेटेस्ट खबर ये है, लेटेस्ट खबर ये हो गई है, लेटेस्ट वो हो गई है। अरे यार बीसीसीआई भैया, आप तो अगले वर्ल्ड कप की अभी से टीम डिक्लेयर कर दो, नहीं तो फिर पागल हो जाएंगे हम। मुझे कई लोगों ने कहा और मैं सोच भी रहा था कि वर्ल्ड कप की एक प्रोबेबल 11 की हम डिस्कशन करें कुछ, लेकिन अच्छा ही हुआ, नहीं कोई फायदा नहीं है उसको करने का। लेकिन अभी ये जो टीम डिक्लेयर हुई है उसके बारे में देखिए, पहले तो हम टीम डिस्कस करते हैं। आप सभी को वैसे तो पता ही है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इसके बाद रिजर्व इन्होंने 4 प्लेयर्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। तो ये सारे जो हैं ये इन लोगों ने डिक्लेयर किए हैं। अब इसमें हम देखिए एक एक करके बात करते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे, ये देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या जो हमारे देश की है, इसमें से 60-70 करोड़ क्रिकेट देखते हैं और 60-70 करोड़ ही ओपिनियन होंगे इसमें। तो इसमें ये तो बात करना ही बेकार है। अगर इस तरह से ही अगर टीम बनानी हो ना तो फिर तो वोटिंग करवा लेनी चाहिए। अभी इलेक्शंस चल भी रहे हैं, ये वोटिंग भी करवा लो कि भैया जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको दे दिया जाए। तो अब इसमें देखिए रोहित शर्मा के नाम पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या लेकिन वाइस कैप्टन है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हार्दिक पांड्या के अलावा आपके पास ऑलराउंडर कोई है नहीं। ये तो सच्चाई है ना। अभी हमें इस आईपीएल में एक वो नीतीश रेड्डी जाके दिखा है कि हाँ वो थोड़ा सा वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसा दिखता है, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल ही बच्चा ही है। अभी उसकी क्या कोई परफॉर्मेंस है नहीं है। ठीक है, आईपीएल में उसने परफॉर्म किया है अच्छा, लेकिन अभी आप रिस्क नहीं ले सकते। और फिर कुल मिला के बीसीसीआई की गलती भी है कि हार्दिक पांड्या का उन्होंने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं तैयार किया। अब जैसा भी है, हार्दिक पांड्या को अगर आप टीम में नहीं ले जाएंगे तो आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। तो जो भी है, गलती कहें आप इसको या कुछ भी कहें, हार्दिक पांड्या टीम में बनता है। और चलिए एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल, शुरुआत में जो आईपीएल में खेल रहा था उसके हिसाब से तो बहुत गड़बड़ लग रहा था, लेकिन बीच में सुधर गया ये तो ये। और वैसे भी इसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अच्छी है, आईपीएल में इसने काफी अच्छा किया है, हिस्टोरिकली किया है। तो इसके जैसा विस्फोटक अगर लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन होगा तो वो हमको चाहिए। वो तो हमको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब दुनिया कहाँ पहुंच गई है। अब ट्रेविस हेड और ये इस तरह के जो आते हैं मारने पीटने वाले ओपनर्स, तो इनको काउंटर करने के लिए भैया आपको भी तो रन बनाने पड़ेंगे ना। आपको ये कैसे आप मतलब पावर प्ले में क्या करोगे आप? तो वो पहले हम बहुत भुगत चुके हैं, उसके लिए ये मुझे ठीक लगता है। फिर विराट कोहली, अब विराट कोहली के बारे में दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन देखिए मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं कि विराट कोहली को इस बार की वर्ल्ड कप की टीम में तो होना चाहिए और अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी होना चाहिए।
उसके बाद की बाद में देखा जाएगा, वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं तो, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मैं हमेशा इस बात को फेवर करता हूं कि आदमी की एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है, कॉम्पिटिटिव है, अगर वो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग जो भी वो करता है, उसके साथ फील्डिंग अगर अच्छी कर रहा है तो उसको टीम में होना चाहिए, वो चाहे 45 साल का ही क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वो जितना ज्यादा एज उसकी होगी उतना एक्सपीरियंस उसको ज्यादा होगा। हाँ, परफॉर्मेंस उसकी एट पार होना चाहिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के हिसाब से आजकल की दुनिया में। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ऋषभ पंत और संजू सैमसन, अब इन दोनों में लोग बाग ये जरूर कह रहे हैं कि संजू सैमसन का तो खैर कोई डाउट नहीं है कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो तो दरवाजा तोड़ के आने वाली बात है उसकी, तो वो तो अच्छा है, उसका सिलेक्शन होना भी चाहिए था। और मतलब वो टीम के थिंक टैंक में भी आ सकता है, ग्राउंड के ऊपर भी अगर उसको खेलने का मौका मिलता है तो फिर वो वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को पहले टीम में मौका मिलेगा बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस कोई संजू सैमसन से बहुत ज्यादा अच्छी है। संजू सैमसन ने इंटरनेशनल मैचेस बहुत ज्यादा खेले नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत ने भी जितने खेल लिए हैं उसमें क्या क्या कर दिया ऋषभ पंत ने, वो बल्कि उसने तो नाक ही कटवाई है। T20 में तो खासतौर पे उसने बहुत नाक कटवाई है। तो ये तो मुझे अब इसको बहुत ज्यादा संभाल के भेजना पड़ेगा ग्राउंड में कि देख, तू कोई बदतमीजी नहीं करेगा, तू कोई लेग स्टंप के बाहर की बॉल पे तू रिवर्स स्वीप नहीं मारेगा, उल्टे सीधे गंदे शॉट मार के गलत टाइम पे आउट नहीं होगा। ये कप्तान को इसको समझा के भेजना पड़ेगा कि तू तमीज से खेलेगा, नहीं तो तेरे को भगा देंगे हम। ये करना बहुत जरूरी है। तुम होगे बड़े खिलाड़ी वनडे के और टेस्ट मैचेस के, तो टेस्ट मैचेस में आ जाना, तब तुम्हारी हम आरती उतारेंगे, लेकिन यहां ढंग से खेलो जरा। तो ये बताना इसको बहुत जरूरी है। अगर ये ढंग से खेलता है तो जैसे आईपीएल में अभी इसने 2-3 पारियां खेली हैं, अब यहां पे भी, लेकिन आईपीएल में भी उसने कुछ बहुत गंदी पारी खेली है, गलत टाइम पे आउट हुआ है, गलत शॉट मार के आउट हुआ है, लेकिन कुछ पारी बहुत अच्छी खेली है। तो अगर वैसा खेलता है तो ये ही इज मोस्ट वेलकम। और ये लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से इसको एक एज मिलता है। तो दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा इसका ऑरा रहता है सामने वाली टीम के ऊपर कि ये कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा ये बैटिंग कर सकता है, तो इस वजह से इसको थोड़ी एज मिलेगी। 2-3 मैचेस में देखा जाएगा, अगर इसने गड़बड़ की कुछ तो फिर संजू सैमसन तैयार है। और फिर वहां पे ना मैनेजमेंट को ज्यादा फिर वेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है ज्यादा। ये कोई आईपीएल नहीं है जहां आपको 14 मैचेस मिलने वाले हैं और उसके बाद पता चलेगा और आपके पास बार बार वापस आने का मौका है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपको नई टीमें मिलने वाली हैं और नई टीमों में आपको हर दिन आपको बिल्कुल फाइनल की तरह ही खेलना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको चेंजेस जल्दी करने पड़ेंगे अगर कोई प्लेयर दिखता है आपको कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद शिवम दुबे ने भी दरवाजा फाड़ तोड़ के बिल्कुल एंट्री मारी है अपनी। अब यहाँ पे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल, ये 4 स्पिनर लिए हैं। अब 4-4 स्पिनर लिए हैं इन्होंने और सिर्फ 3 ही पेस बॉलर्स लिए हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट को वहां की कुछ खबर होगी, ग्राउंड कंडीशंस के बारे में, ग्राउंड के डायमेंशंस के बारे में, प्लस विकेट किस तरह का होगा। ये मुझे लगता है कि इनने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली होगी और इनको लेना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक 5 लोगों की टीम भेज दो ना यार। आप अमेरिका के सारे वेन्यूज को और वेस्ट इंडीज के सारे वेन्यूज को जाके देख के आए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है क्या? तो ये इस वजह से इन्होंने लिए हैं और ये चारों ही स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो कोई भी शिकायत नहीं है इन लोगों से। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अक्षर पटेल तो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर की अपनी कमी पूरी करता है। अब देखना यह है कि इसको कितना मौका मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। अगर ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं और थोड़ा भी इनको लगता है कि विकेट में स्पिन हो सकता है या ग्रिप हो सकता है, तो शायद ये 3 स्पिनर्स के साथ जाएं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स देखे प्लस हार्दिक पांड्या। अब वो हार्दिक पांड्या की फिटनेस कैसी रहती है तो बात की बात है। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को किस बेसिस पे आपने लिया, तो देखिए उसका बेसिस इंटरनेशनल उनका परफॉर्मेंस है। ये आईपीएल में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सकते।
ये देखिए यहाँ पे तो अब बात ये आ जाती है कि क्रिटिसाइज करने को तो हम कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए ये जो टीम है, अब जो भी है वो टीम डिक्लेयर हुई है और इसमें ऐसी कोई बहुत कमी नहीं है इस टीम में। तो वैसे भी अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इस टीम को सपोर्ट करें, चाहे वो हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो। अब आप लोगों को ये सुन के थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि उसके पीछे क्या रीजन है। और अब इस टीम को हमें सपोर्ट करना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आंख मूंद के कुछ भी सपोर्ट करने लग जाएं। ऐसा भी नहीं है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। अब मोहम्मद सिराज के बारे में तो अब देखिए, अगर हम रिएक्शंस की बात करें ना, तो रिएक्शंस तो मदन लाल ने ऐसी बात कही है। मदन लाल ने कहा कि ये तो टीम इस बिल्कुल बेकार है और इसमें ये क्या तुमने फास्ट बॉलर्स लिए हैं, तुमने इसको ले लिया मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। मदन लाल का कहना ये है कि मोहम्मद सिराज की इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस ही क्या है। अरे भाई साहब, आप एशिया कप भूल गए? वो 50 रन पे श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था उसने, वही था ना, उसने 6-7 विकेट कितने ले लिए थे उस टाइम। तो आप तारीफ करते हुए नहीं, बिल्कुल अगा रहे थे मोहम्मद सिराज की। और अभी साउथ अफ्रीका में वो टेस्ट मैच ही सही 50 रन पे साउथ अफ्रीका को आउट करके आया है ना वो। अरे तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग चीज होती है भैया, और आईपीएल अलग होती है। अब मुझे तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि उसको, वो क्या नाम है उसका, मयंक यादव को क्यों नहीं ले लिया। अरे मयंक यादव कल पैदा हुआ, उसको तुम आज वर्ल्ड कप खेलने भेज दोगे सिर्फ इसलिए कि उसने 2 ओवर फेंके हैं 155 की स्पीड पे। उसके बाद देखा नहीं आपने चौथे ओवर में क्या हुआ? कल कौन से ओवर में बाहर हुआ था वो? अरे यार, अभी उसको प्रूव करने दो भैया। अभी बाइलेटरल में आने का पहले मौका दो उसको, बाइलेटरल में परफॉर्म करे, पहले तो फिटनेस बना के रखे अपनी। ऐसे 2-2, 3-3 ओवर फेंक के और अगर अनफिट हो जाएगा और 3-3, 4-4 मैचेस बाहर रहेगा, तो ऐसे आदमी को आप वर्ल्ड कप में भेज दोगे? अरे इंडियन टीम कोई ऐसा कोई मतलब कुछ तो भी बच्चों का खेल है क्या कि हर कोई आदमी 2 मैच में परफॉर्म करके आ जाए? ये क्या तुमने क्या वो भिखारिस्तान की टीम समझ रखी है? वो फटा शलवार लीग में एक आदमी आके 3 बॉलों में 2 चौके और 1 छक्का मार देता है तो तुम उसको टीम में सेलेक्ट कर लेते हो। फिर तुम्हारी टीम की क्या कुत्ता फजीती होती है वहां टूर्नामेंट में पाकिस्तानियों की, आपने देखा है ना। वही आप इंडिया के साथ करवाना चाहती हो क्या? क्या बेवकूफी की बात है यार। ये मदन लाल, ये देखिए, ये पुराने प्लेयर, अब जैसे ये इरफान पठान कह रहा है कि नहीं आपने रवि बिश्नोई को नहीं लिया, वो अभी वर्ल्ड का 6 नंबर का बॉलर है। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? उसने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए भैया, और क्या इंटरनेशनल मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस है? चहल के साथ उसका कुछ कंपैरिजन है? और फिर अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी आती है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी 2 आदमियों ने बराबर इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं या उनका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बराबर है, तो फिर प्रेजेंट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो रवि बिश्नोई की कुछ भी नहीं है। और चहल का तो अभी कोई हाथ ही नहीं पकड़ पा रहा है, वो तो पर्पल कैप का उम्मीदवार है आईपीएल में भी, और वो प्रूवन परफॉर्मर है। ये उसकी बदकिस्मती है कि कभी भी वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। आपने उसको जब भी वर्ल्ड कप आने वाले थे उसके पहले आपने टीम में खिलाया नहीं उसको, उसके बाद धीरे से उसको बाहर कर दिया, कभी टीम में रखा भी तो मैचेस नहीं दिए। तो इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे लगता है कि चहल अच्छा करेगा। हालांकि मैं उसकी बैटिंग का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, बहुत आलोचना में उसकी करता हूं कि उसको बैटिंग सुधारनी चाहिए अपनी। कुछ भी कर भैया, तू बैटिंग कुछ तो करे यार, कुछ तो भरोसा हो तेरे ऊपर कि तो 2 चौके मार देगा। हमें तो ये भी भरोसा नहीं है कि इसको फुल टॉस कोई फेंक देगा तो ये चौका मार देगा। छक्का तो बहुत दूर की बात है। छक्का तो अगर जिस दिन इसने मार दिया तो इधर तो ये गिर पड़ेगा क्रीज के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। चहल इसको देख के 45 किलो तो वजन है इसका। खैर, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बॉलर तो वो बहुत अच्छा है। और अगर बड़े ग्राउंड हुए ये तो बहुत भारी पड़ेगा है, उसको उतना एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये मदन लाल, इरफान पठान कुछ भी अपने मन से बोलते रहते हैं यार, कुछ जस्टिफाई तो करो यार। अब को मदन लाल ने ये भी कह दिया कि आपने रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया। अरे यार, रिंकू सिंह को कैसे ले लेंगे भैया? रिंकू सिंह को लेने से टीम का बैलेंस बहुत बुरी तरह से खराब होता है। रिंकू सिंह को कोई बॉलिंग तो आती नहीं है। अभी आप ये कहो कि शिवम दुबे कौन सा बॉलिंग अभी कर रहा है, लेकिन भाई उसे बॉलिंग करनी आती तो है। अगर आप फंस जाओगे तो कम से कम हाथ घुमा के बॉल तो फेंक देगा, और कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये इंडियन टीम में जाएगा तो ये बॉलिंग वहां पे भी नहीं करेगा। इसको रगड़ेंगे ये लोग कि चलो बेटा बॉलिंग करो, नेट्स में बॉलिंग करो, करवाएंगे इसको। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करता तो है ही ना बॉलिंग। वो बात अलग है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं मिलती है बॉलिंग, तो ठीक है ना मिलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और बैट्समैन देखिए, अभी जो रिंकू सिंह
के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए शिवम दुबे को, तो रिंकू सिंह अनफॉर्चुनेटली इसको इतने ज्यादा मौके मिले नहीं है। ये केकेआर में भी नहीं मिल पाए, उसके पहले जब भी ये खेलने आया है इंटरनेशनल मैचेस में भी, तो इसने कोई बहुत लंबी पारियां नहीं खेली हैं। जबकि शिवम दुबे ने आईपीएल में लंबी पारियां खेली हैं, तो और इंटरनेशनल तो वो खेला है पहले। ठीक है, उसकी अप्रोच डिफरेंट थी, अभी अप्रोच उसकी चेंज हुई है। अब मौका तो जब प्लेयर फॉर्म में हो तभी मौका देना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे को पहले मौका मिलेगा, जस्ट बिकॉज ही कैन बोल। और लंबी हिटें तो हमने देखी है उसकी, बहुत मार लेता है वो। तो ऐसे लोग गेम चेंजर हो सकते हैं। अब ये बात यही है। अब इरफान पठान का भी अगर मैं कहूं कि भैया तुम कह रहे हो कि रवि बिश्नोई को क्यों नहीं लिया आपने, तो आप ये भी तो बता दो यार। मैं मदन लाल के बारे में भी यही कहता हूं कि आप ये कह रहे हो कि इस प्लेयर को क्यों ले लो, तो भैया दूसरा निकालो किसको। अभी आप ये जो 15 सिलेक्ट हुए हैं, ये इसमें से आप किसको निकाल दोगे? सारे लोग अच्छे हैं ना। अब वो देखिए, प्रेजेंट परफॉर्मेंस की बात छोड़ दीजिए, प्रेजेंट अब आईपीएल में क्या चल रहा है, या आईपीएल की डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती है, वर्ल्ड कप बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता। यहां जितने प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं सब डिजर्विंग हैं। और अब ये तो डिबेट हमेशा ही चलता रहेगा, अरे यार इसको नहीं उसको लेना चाहिए था, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप कहें नहीं, एक वर्ल्ड कप तो आप चहल को खिलाओ और दूसरा रवि बिश्नोई को खिला के देख लो कि वो कैसा करता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ये नहीं हो सकता। इसमें तो ये डिबेट हमेशा ही चलती रहेगी और इस तरह के आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है। बेस्ट ये है कि आपकी जो टीम है उसी को आप सपोर्ट करो। अब इस तरह के स्टेटमेंट दे के कोई फायदा नहीं है। ये लोग क्या, अभी प्रेजेंट प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं को डिमोरलाइज करते हैं। अभी अब अगर इस मैच में इस वर्ल्ड कप की टीम में मैं हार्दिक पांड्या की बखियां उधेड़ने आ जाऊं, तो फिर इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। उससे फायदा क्या होगा? अब आप लोगों को ताज्जुब होगा कि अभी तक जो मेरे आईपीएल में या इसके पहले मुंबई इंडियंस के साथ जो कुछ भी हुआ, जो मेरे कमेंट्स थे हार्दिक पांड्या के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप लोगों को ताज्जुब होगा, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं शायद उनको भी ताज्जुब हो, कि हार्दिक पांड्या देखिए जब वो इंडियन टीम से खेलता है ना, तो उसका जो वो मैनरिज्म रहता है ना, वो देखने लायक होता है। आप लोगों को याद है जब एशिया कप में पहला मैच पाकिस्तान के साथ हुआ था, 4 विकेट इनके 60 रन पे गिर गए थे, जब ये हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आया था और उधर ईशान किशन बैटिंग कर रहा था। आपने देखा किस तरह से, मुझे अभी भी याद है उसका वो जो स्वैग जिससे हम लोग यहाँ चिढ़ते हैं ना, आईपीएल में जब वो आता है उस तरह से चलते हुए, और वो जो उसका स्वैग दिखाता है अपना, उसी स्वैग के साथ वहां चलते हुए आया था। और उसके चेहरे पे बिल्कुल ये लिखा हुआ था, नो नॉनसेंस। मतलब कि तुम लोग हो क्या यार पाकिस्तानी हो, तुमको तो मैं देखता हूं अभी। और उसने दिखाया, बनाए ना 60 रन, ले गए ना ये लोग 250 रन तक स्कोर, दोनों के दोनों ने कितने 80-80 रन बनाए थे शायद। तो वो चीज मुझे हार्दिक पांड्या की बहुत पसंद है इंटरनेशनल मैचेस में। ये मैनरिज्म, ये बॉडी लैंग्वेज जो हार्दिक पांड्या की रहती है ना इंटरनेशनल मैचेस में, वो देखने लायक है। आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। बस मेरी ये सलाह है कि थोड़ा ये आईपीएल में थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कर भाई। मुझे भरोसा है, आप लोगों को ताज्जुब होगा फिर से, मुझे भरोसा है कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा, कुछ भी हो। और हमारी तो दुआएं हैं। देखिए अब वो इंडियन टीम का प्लेयर है, वाइस कैप्टन है नहीं है वो छोड़िए बात आप, लेकिन वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, और अकेला ऑलराउंडर है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि अच्छा करे। मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए वर्ल्ड कप का। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अब मैं यहां उसकी बद्दुआ तो नहीं कर सकता ना, बद्दुआ तो नहीं दे सकता ना कि तू फेल हो जा। तू फेल होने से हमारी देश की टीम फेल हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमको। अब तो जो भी है वो है। और मैंने तो आपको बताया, वो जब भी जाता है खेलने, उसके चेहरे पे ये लिखा रहता है कि तुम फेंको तो बॉल मैं बताता हूं तुमको। वो स्टाइल मुझे उसकी बड़ी पसंद है। तो मेरी तो शुभकामनाएं है अब हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि हमें तो इंडियन टीम को जिताना है ना। वो चीज है, मुझे वो बड़ी पसंद है उसकी। तो मुझे उम्मीद है, फिर से मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या अच्छा करेगा। आप लोग भी ज्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो आप लोग। तो ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर ये है कि रिजर्व में, अच्छा मोहम्मद सिराज का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में कोई बात करने की मतलब नहीं है। अर्शदीप सिंह, देखिए अब अर्शदीप सिंह को अगर आप नहीं ले जाओगे तो किसको ले जाओगे? लोग कह रहे हैं नटराजन को ले जाओ। अरे यार नटराजन को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है भैया, आईपीएल खेला है उसने अभी।
तो वो मुझे तो उसका और उसका भी एंड्योरेंस का वो भरोसा नहीं है यार मुझे। वो भी तो बीच में अभी अभी आईपीएल में अनफिट हो गया था ना। इसका ऐसा तो है 2 मैच खेलता है, फिर एक में प्रेशर आएगा, कुछ होगा, फिर अनफिट हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं, ये जब तक ये पूरे 12 महीने क्रिकेट नहीं खेले या फिर आईपीएल के पूरे मैच बिना ड्रॉप हुए नहीं खेले, तब तक ये तो ऐसी इंडियन टीम में कैसे आ जाएगा यार। इंडियन टीम को हलवा पूरी थोड़ी है, हर कोई उठ के चला आया, साल में 2 महीने क्रिकेट खेली और आके इंडियन टीम में पहुंच गए। ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, अपनी एंड्योरेंस को प्रूव करना पड़ेगा। बाकी तो रिजर्व में जो है शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। अब ये इसमें भी बहुत सारी डिबेट हो सकती है कि ये इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था, फलाना। ये खलील अहमद के बारे में भी यही है, ये भी अनफिट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि लोग कह सकते हैं अर्शदीप सिंह की जगह इसको होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता। फिर आवेश द गार्नर खान, आवेश द गार्नर खान जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, जाके भैया गार्नर से ही मिलाना। आवेश खान का नंबर इसलिए लगा कि इसने अभी आईपीएल में लास्ट में डेथ ओवर्स में ठीक ठाक बॉलिंग की है, और कुछ इसने वहां पे भी ठीक ठाक ही कर दी थी एशियाड में जो गए थे ये लोग, जीत के आए थे जहां से। तो चलिए ठीक है, अब इसमें तो कोई वो नहीं है। अब शुभमन गिल को खुद ही देखना चाहिए कि ये क्यों रिजर्व में आया है। अब इसके अलावा तो दुनिया भर की बातें हो सकती है कि वो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उसको क्यों नहीं लिया रियान पराग को। अरे रियान पराग ने 6 साल बाद अभी तो परफॉर्म किया है यार, 6 साल से आईपीएल खेल रहा है, अभी परफॉर्म किया और अभी भेज दो आप। और यहाँ पे भी क्रूशल मैचेस में रन नहीं कर किए उसने। वो करता तो कुछ रिजर्व में शायद आने का बनता, वो नहीं किया है उसने। तो वो ठीक है, कुछ फंसे हुए मैचेस में की बैटिंग, कुछ में नहीं की। अब आपको यहाँ कंसिस्टेंटली सारे मैचेस में करनी पड़ती है, सारे मैचेस जिताने पड़ते हैं, तभी उसको फिर आप दरवाजा तोड़ के आने वाली पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इशू सिर्फ इस बात से है कि ये बीसीसीआई ने सिर्फ 4 ही रिजर्व क्यों डिक्लेयर किए। ठीक है, मैंने मान लिया कि रिजर्व आपको 4 ही डिक्लेयर करने थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भेजोगे भी 4 ही। आप 15 क्यों नहीं भेज देते हो और एक्स्ट्रा? बीसीसीआई के खर्चे पे सेम उसी होटल में रुका दो यार, उसके होटल के बगल वाले होटल में रुका दो। 15 प्लेयर आपके वहीं होने चाहिए, प्रोबेबल नेक्स्ट प्रोबेबल जो हैं वो 15 क्यों नहीं भेजते आप? कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड कप के 1 महीने के दौरान? 15 प्लेयर आप भेजोगे तो आपके 2-4 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, मान लिया मैंने। तो आपके पास पैसे की कमी है। लेकिन अगर आपके 2-3 इंजरीज एक साथ हो गई तो आपको कम से कम ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाहर से इंडिया से आएगा, फिर वो जेट लैग को वो स्ट्रगल करेगा, फिर वो एक्लेमेटाइज होगा, फिर उसको कुछ हवा पानी का अंदाजा लगेगा। अरे आप शुरू से टीम के साथ भेज दो ना यार। कौन कह रहा है कि आप आईसीसी को बताओ कि हमने इनको भेजा है? अरे हमारी मर्जी यार, हमारा पैसा, हमारे बाप का पैसा है, हमारे देश का पैसा है, मर्जी आग लगा रहे हैं पैसे में। हम भेज रहे हैं 15 प्लेयर और वहीं रुक रहे हैं, तुम्हारी छाती पे ही मूंग दलेंगे वहीं उसी होटल के बगल में। क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेते। आईसीसी से परमिशन लेने में मैंने मान लिया 1 दिन लगता है, तो 1 दिन के बाद भी आप क्या प्लेयर इंडिया से बुलाओगे क्या? पहले से क्यों नहीं प्लेयर्स को आप बाहर, जो भी प्रोबेबल्स आपको लगते हैं, बॉलर्स, बैट्समैन, स्पिनर, ऑलराउंडर, जो भी, इन सबको 15-17 को भेज के रखो यार वहां पे। इसी को तो अकलमंदी कहते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर मैं इसको बोलता हूं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। इसी के लिए ये कहावत है ना। तो पैसे बचा रहे हो क्या? या तुमको मना कौन कर रहा है? तुम्हारी कोई कॉलर पकड़ रहा है क्या कि तुमने क्यों भेजे? अरे हमारी मर्जी यार, बीएससीसीआई का पैसा है, हम उसको फेंक रहे हैं पानी में, क्या लेना देना है किसी को? लेकिन नहीं, भेजेंगे 15+4, फिर उसके बाद कोई अनफिट हो जाएगा तो फिर इंडिया से बुलाएंगे, फिर कहेंगे अरे वो तो आज सुबह ही पहुंचा था और सुबह ही पहुंच के उसको मैच खेलना पड़ा, तो वो सो रहा था ग्राउंड पे, इसलिए कैच टपका दिया। ये क्या बात है यार? ये मुझे समझ में नहीं आता। कुल मिला के टीम बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है और टीम बिल्कुल सब सही करेगी। आईपीएल की परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए आप, ये रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, अभी ये देखना ग्राउंड पे आप देखना टूट पड़ेंगे बिल्कुल सारे, सबकी, ऑस्ट्रेलिया की अभी बैंड बजाएंगे। और भिखारियों की तो कोई खैर नहीं है। भिखारियों को तो कोई मैसेज पहुंचा दे कि तुम खेलने मत आना, ग्राउंड में वॉक ओवर दे दो, वरना तुम्हारी इतनी दुर्गति होगी, फटे हुए कपड़ों के साथ तुम बाहर जाओगे पाकिस्तानियों। देखना तो ये देखना अभी होगा ही। आप 9 जून को है, कब है इनके साथ मैच? इनको पहले से ही मैसेज दे दो कि तुम आओ मत खेल ले नालायकों। बाकी तो अब हम देख लेंगे ग्राउंड पे तुमको अगर आए तो। चलिए तो ठीक है, मुझे तो टीम बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताइए आपको टीम कैसी लगी और आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या परफॉर्म करेगा या नहीं? या बाकी ये जो अर्शदीप सिंह और सिराज, ये लोग क्या खराब परफॉर्म करेंगे या कर ही नहीं पाएंगे? या इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी?
तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और आपको ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।